Hello everyone, welcome to Gradify classes. This side Deepa Tiwari. I am your education subject faculty on the platform Gradify classes. स्टूडेंट आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की। बट उससे पहले हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि रिलेटेड टू आपकी एजुकेशन है उनकी बात करने वाले हैं। क्लियर? तो हम पहले जो जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आए हुए हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ, जितने भी प्रोविजंस यहाँ पे मैंने आपके नोट्स में अपडेट किए हैं, ये सारे ही आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और अगर आप इनको अच्छे से देख के जाते हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो एग्जाम्स में इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो आप अपना आंसर गलत नहीं करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 21A जो है क्या कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है आर्टिकल 21A। ठीक है, ये एक आर्टिकल हो गया आपका। सेकेंड आर्टिकल है आर्टिकल 51A के। ये बात करता है ड्यूटीज की, जो पेरेंट्स और गार्जियंस हैं उनकी ड्यूटीज है कि वो प्रोवाइड करें एजुकेशन किनको, अपने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। देखिए आर्टिकल 21A कहता है कि जरूरी है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 51A के कहता है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, माता पिता और अभिभावकों की ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको शिक्षा दिलाएं। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 51A के बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 29, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन की, किनके? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बात करता है जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा और शैक्षिक संस्थानों में उनको समान अवसर प्रोवाइड किए जाएं, इसकी बात आर्टिकल 29 करता है। आर्टिकल 30 बात करता है माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो अल्पसंख्यक हैं उनको शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनको संचालित करने का भी अधिकार है, ये बात आर्टिकल 30 करता है। 45 क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी हमारे 14 साल तक के बच्चे हैं, यानी 14 ईयर्स के जो एज के बच्चे हैं, उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात आर्टिकल 45 करता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बात ये हो रही है क्योंकि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, आर्टिकल 45 क्या है? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अभी हमने बात की थी फंडामेंटल प्रिंसिपल में, जहाँ पे फ्री एजुकेशन की बात की गई है आर्टिकल 21A में 6 से 14 ईयर्स के बच्चों की। ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने बात की वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसमें हमारा आर्टिकल 45 आता है जो बात करता है कि 14 वर्ष के बच्चों यानी 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा हमारा कौन? स्टेट। आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन टू एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, एसटीज एंड वीकर सेक्शंस। जो भी हमारे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और जो भी कमजोर वर्ग हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की संवर्धन की बात आर्टिकल 46 करता है। क्लियर? अब बात करते हैं लैंग्वेज एंड माइनॉरिटीज प्रोविजंस की, जो कि भाषा और अल्पसंख्यक प्रावधान की बात करता है। इसमें हमारा आर्टिकल 337 सबसे पहले आता है, जो कि बात करता है जो भी हमारे एग्लो इंडियन कम्युनिटी हैं उनको एजुकेशनल ग्रांट्स प्रोवाइड करने की, यानी शैक्षिक सहायता कुछ प्रोवाइड करने की बात आर्टिकल 337 करता है। आर्टिकल 350A जो है वो क्या बात करता है? इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पे यानी प्राथमिक स्तर पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको मातृभाषा में उनकी शिक्षा होनी चाहिए, इसकी बात कौन करता है? आर्टिकल 350A। क्लियर? आर्टिकल 350B क्या बात करता है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए ये विशेष अधिकारी की बात करता है आर्टिकल 350B। आर्टिकल 351 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा के विकास की बात करता है आर्टिकल हमारा 351। क्लियर?
अब इसके बाद बात करें अमेंडमेंट्स की, जो कि हमारा रिलेटेड टू एजुकेशन है। इसमें हमारा 42 अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 1976 में हुआ है। ये बात करता है कि जो हमारा एजुकेशन है, वो पहले, इससे पहले क्या था, स्टेट लिस्ट में था। उसके बाद वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, जिसे हम समवर्ती सूची भी कहते हैं। इस सूची में हमारा 1976 में आया था, और ये 42 अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे हम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। जो अभी तक हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, वो आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वो आर्टिकल्स में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनसे क्वेश्चंस बन चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो जरूर आप ध्यान रख के जाइएगा। आप चाहेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो ये पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड आपको करा दूंगी, आप वहां पे इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से पढ़ा और आपने मुझे कमेंट करके कहा, तो मैं ये आपको पीपीटी भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, अब जो हमारा आज का टॉपिक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उसके बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके स्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या डिटेल है। देखिए, ये जो रिकमेंड किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये केप के थ्रू रिकमेंड किया गया था। केप का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये केप का फुल फॉर्म है, इन्होंने रिकमेंड किया था। और उसके बाद ये 23 सितंबर 1952 में ये फॉर्म हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर इसके चेयरमैन की बात करें, तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी हैं, जिनके नाम पे इसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। आप इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको हम मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप, अगर आपको मुदालियर कमीशन 1952 लिख के आता है या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 लिख के आता है, तो आपको सेम ही समझना है, जो कि बात करता है सेकेंडरी एजुकेशन की। अगर इसके प्रपोजल की बात करें, तो ताराचंद कमिटी और सेंट्रल एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड, जो हमारा केव है, इन दोनों के द्वारा ये प्रपोजल इसका दिया गया था। क्लियर। अब इसके मेन कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इससे आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, यानी हमारे माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं ये। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिफॉर्म और रिवैम्प जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। यानी माध्यमिक शिक्षा जो आयोग है, वो भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने और इसे समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। क्लियर। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है, वो सेकेंडरी यानी माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, और जो भी हमारे समाज के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्रैक्टिकल तौर पे अप्लाई करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन को लाया गया। क्लियर। तो ये कमीशन ब्रिज का काम करता है, जो भी गैप है बिटवीन एलिमेंट्री और जो हायर एजुकेशन के बीच में जो भी गैप है, उन गैप को भरने के लिए, उन गैप की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उन दूरी को कम करने का काम हमारा सेकेंडरी एजुकेशन करता है। मतलब जो भी प्राइमरी एजुकेशन से लेके हमारे हायर एजुकेशन के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसमें जो कमियां है, जो रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है, वो काम हमारा सेकेंडरी एजुकेशन करता है। ठीक है, अब इसके स्टेब्लिशमेंट को हमने देख लिया, 1952 में ये स्टेब्लिश हुआ। अदर नेम इसका मुदालियर कमीशन है, और जो चेयरमैन है, इनके फाउंडर हैं, वो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जी हैं, जो कि वाइस चांसलर रह चुके हैं मद्रास यूनिवर्सिटी के। क्लियर। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखिएगा स्टूडेंट। देखिए, ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन मेन फॉर्म होते हैं। कोई भी कमीशन है, या कोठारी कमीशन है, या 1986 की जो पॉलिसीज हैं, या आपने यूजीसी के बारे में पढ़ा, इनके ऑब्जेक्टिव्स और इनके फंक्शन से तो भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये चीजें जरूर अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कि हर कमीशन का अपना क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, तो ये बात करते हैं इम्प्रूव करने की, किसकी, क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो भी सेकेंडरी एजुकेशन में जो कमियां हैं, उनको खत्म करके उनके स्टैंडर्ड्स को रेज करने की बात करते हैं, उनके टीचिंग और करिकुलम को रेज करने की बात करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, यानी क्वालिटी की जो इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है सेकेंडरी एजुकेशन में, वो इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू मेक एजुकेशन प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल।
जो भी हमारी एजुकेशन है उसको जितना हो सके वो प्रैक्टिकल और जितना हो सके उसको वोकेशनल यानी व्यवहारिक और व्यवसायिक दोनों ही रूपों में बनाने की बात करते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका टू रिड्यूस एकेडमिक प्रेशर। जो बच्चों पे एकेडमिक प्रेशर होता है, आपने देखा होगा सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चों पे बहुत ही ज्यादा एकेडमिक प्रेशर होता है। वैसे आजकल प्रेशर तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही मिलने लगा है प्राइवेट स्कूलों में अगर आप देखें, लेकिन ये बात जो सेकेंडरी एजुकेशन में की गई है वो मेन सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में की गई है, जो रिड्यूस यानी खत्म करने की, कम करने की बात की गई है। रोट लर्निंग यानी जितनी भी रटन जो प्रोसेस होता है उसको जितना हो सके कम करिए और इनकरेज करिए कि बच्चा जितना हो सके क्रिएटिव हो सके, जितना हो सके अंडरस्टैंडिंग हो सके। अपने चैप्टर, अपने अपने करिकुलम को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रह के जितनी चीजें वो सीख सके, यानी जितना वो क्रिएटिव हो सके, जितना वो चीजों को अंडरस्टैंड करके पढ़ सके, वो बेटर होगा, ना कि बच्चा रट के यानी रोट लर्निंग करके पढ़े। ठीक है। प्रमोट करने की बात की गई है नेशनल इंटीग्रेशन एंड मोरल वैल्यूज। जितने भी हमारे नेशनल इंटीग्रेशंस हैं और जो भी हमारी मोरल वैल्यूज हैं उनको जितना हो सके उनको कैरेक्टर में लाने की और उनकी यूनिटी की बात इसमें इनके ऑब्जेक्टिव में की गई है। इसके अलावा इनके ऑब्जेक्टिव्स में बात की गई है प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन। ऑब्वियसली जब सेकेंडरी एजुकेशन से बच्चा जब निकलता है तो वो टूवर्ड्स हायर एजुकेशन ही बढ़ता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में ये बात की गई है कि जितना हो सके बच्चे का सेकेंडरी टर्म में यानी सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चे के जो फाउंडेशंस हैं उनको इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो हायर एजुकेशन में जो कमियां हो रही हैं वो कमियां ना हो। ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स इनके बात किए गए हैं, यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं। इसकी गुणवत्ता में सुधार की बात की गई है। व्यवसायिक और व्यवहारिक जितना भी हो सके एजुकेशन यानी शिक्षा को व्यवहारिक और व्यवसायिक बनाना है। ठीक है। यानी रोजगार उन्मुख शिक्षा होनी चाहिए। शैक्षणिक दबाव को कम करना है, रटन प्रणाली जो है उसको हटाकर रचनात्मकता और समझ को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों के विकास की बात की गई है। उच्च शिक्षा के लिए तैयारी यानी आप फाउंडेशन मजबूत जितना करेंगे, जैसे हम प्राइमरी में कहते हैं कि मजबूती लाएंगे तो बच्चा सेकेंडरी में अच्छा कर पाएगा। सेम चीज अगर हम सेकेंडरी उसका जो जहाँ पे बच्चे अपने सब्जेक्ट्स अपने करियर के लिए स्टेप्स लेते हैं, अपने करियर के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, तो वहां पे बच्चे क्या, अगर वहां पे बच्चे का फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा तो बच्चा हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा और फिर बच्चे इसी तरह बेरोजगारी की जो मार होती है उनको सहते हैं और बहुत क्रिएटिव नहीं होते हैं, तो सिर्फ एक जॉब के पर्सपेक्टिव से हर चीज को पढ़ते हैं, हर चीज को समझते हैं। क्रिएटिव होंगे तो लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो इनको समझना है सेकेंडरी एजुकेशन में। क्लियर। अब इसके बाद हम इसके रिकमेंडेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस किए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स की, यानी पाठ्यक्रमों में विविधीकरण की बात की गई है। कला है, वाणिज्य है, विज्ञान है, व्यवसायिक है, इन सब विषयों की शुरुआत करने की, यानी मल्टी ट्रैक एजुकेशनल की इन्होंने बात की है कि जहाँ पे कोर्स में काफी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की यहाँ बात की है इन्होंने, यानी अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं, इंग्लिश, हिंदी और जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं उनके इंक्लूजन को बढ़ाने की बात की है। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि 7 ईयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, 7 ईयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, जिसमें 3 ईयर्स का लोअर और 4 ईयर्स के इन्होंने हायर एजुकेशन की बात की है। ठीक है। ये 7 ईयर्स के सेकेंडरी एजुकेशन को रिकमेंड करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि कोर्स में जो भी जितना हो सके वेरिएशन होना चाहिए। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की भी ये बात करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बात की है इम्प्रूवमेंट ऑफ करिकुलम की। जितना भी करिकुलम है उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसमें इम्फेसाइज करना चाहिए जनरल एजुकेशन को, सिटीजनशिप को और वोकेशनल ट्रेनिंग को। जैसे अभी हमने बात की थी वोकेशनल ट्रेनिंग की, वोकेशनल एजुकेशन की, ये बात बहुत ज्यादा ही करते हैं। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की है। इन्होंने कहा है कि वन टाइम जो एग्जाम है उसके बजाय बच्चे का जो है वो इंटरनल असेसमेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते रहना चाहिए। ठीक है। वन टाइम एग्जाम की जो बात है वो इन्होंने कहा कि वो नहीं होनी चाहिए, बच्चे का कॉन्टिन्यू इंटरनल असेसमेंट होते रहना चाहिए, जिससे बच्चे की कमियां धीरे धीरे बच्चे की कमियां जो है वो सुधारी जा सके। ठीक है।
टीचर्स ट्रेनिंग स्टेटस की बात की है, इन्होंने कहा है कि क्वालिटी टीचर्स ट्रेनिंग पे बात की है। ऐसे कोई भी टीचर्स आप हायर ना करें, क्वालिटी जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता की बात की है कि अच्छे दर्जे का, अच्छी क्वालिटी का जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट में पारंगत होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए, जिससे बच्चों का जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो सके। क्लियर? इन्होंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस की भी बात की है, स्टैब्लिश करने की बात की है कि जो भी करियर गाइडेंस सेल्स हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन में प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि आप देखेंगे कि यही वो एज होती है जहाँ बच्चे अपने करियर्स के टूवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो उनको बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है और इसीलिए उनको कहीं ना कहीं करियर गाइडेंस सेल्स प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये भी इन्होंने इसमें रिकमेंडेशंस में अपने दिया है। फिजिकल और हेल्थ जो है बच्चे की वो भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे काफी पढ़ने के चक्कर में अपनी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों को इम्फेसाइज करना है कि वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग और हेल्थ अवेयरनेस को भी ध्यान में रखें। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की गई है। इन्होंने कहा है कि हर एक स्टेट में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज की इन्होंने बात की है, प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड डिबेट एंड कम्युनिटी सर्विस। इन्होंने कहा है कि ये सब चीजें भी प्रमोट होनी चाहिए, बच्चे को ये सब चीजें भी आनी चाहिए, इसीलिए इनकी प्रमोशन की बात इन्होंने की है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी। मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की बात करते हैं, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा की बात की है इन्होंने, प्रशासनिक सुधार की बात की है और सह पाठ्यचर्या गतिविधियों की भी इन्होंने बात की है। ठीक है? तो ये इनके कुछ रिकमेंडेशंस थे जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनके ऑब्जेक्टिव और इनके रिकमेंडेशंस को आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से दो पार्ट से जरूर बनते हैं और हर बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको याद नहीं होता है क्या पूछा गया है, किससे रिलेटेड है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और इस कमीशन से आप एक चीज अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे इसका नाम जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा इवन ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो सारा फोकस किया है वो सेकेंडरी एजुकेशन पे ही किया है। ठीक है? तो सेकेंडरी एजुकेशन से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये मुदालियर कमीशन ने बात की है इसकी, क्या इनका रिकमेंडेशन है, ये क्या इनका ऑब्जेक्टिव है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो जरूर ध्यान करेंगे, तो एग्जाम में आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है? तो ये हमारे कुछ रिकमेंडेशंस हुए थे स्टूडेंट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है? ये इसके चेयरमैन थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के। अब दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन। अभी हमने इसकी बात की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेजर रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? अगर मेजर रिकमेंडेशन की बात करें तो इनका जो सबसे ज्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया है वोकेशनल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको देने की इन्होंने बात की है, ये इनका मेजर रिकमेंडेशन है स्टूडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एम्ड टू। अब स्टूडेंट ये आपका जो है वो होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही दिया है या नहीं। और जिसने सबसे पहले आंसर दिया नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट मिलेगा, तो आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, अभी आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा, पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो ये आपके कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन थे जो आए हुए हैं और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके रिकमेंडेशंस हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो याद रखिएगा। और इसको जो ताराचंद कमेटी है और जो केव है, इन्होंने इसका प्रपोजल दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ाए थे, वो जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में, आई होप आपको समझ में आई होगी।
कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको और भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो कमीशन है वो लेके आएंगे, कोठारी कमीशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।